नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित और जरूरी निबंध पर बात करने वाले हैं। अरुंधति रॉय का डॉक्टर और संत, गांधी अंबेडकर वैचारिक संघर्ष। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है ये। ये निबंध दरअसल दो ऐसे महानायकों के विचारों के टकराव को देखता है जिन्होंने भारत के इतिहास और समाज पर, आप कह सकते हैं, बहुत गहरी छाप छोड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। बिल्कुल। और खास तौर पर ये जो जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय का मुद्दा है, इसको लेकर उनके नजरिए कितने अलग थे, रॉय इसकी परतें खोलती हैं। हाँ, ये टकराव बहुत बुनियादी था। हमारे पास इस निबंध से जुड़े कुछ अंश हैं और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों के जरिए रॉय के तर्कों को समझें। आखिर वो क्या मुख्य बातें हैं जो रॉय उठा रही हैं। हाँ, मतलब उनका पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ, क्यों गांधी और अंबेडकर के रास्ते इतने जुदा थे और रॉय के हिसाब से इसका क्या मतलब है, खासकर आज के भारत के लिए। ये बहुत जरूरी सवाल है। ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि रॉय क्यों मानती हैं कि इस पुरानी बहस को समझना आज भी जरूरी है अगर हम भारत में जो गैर बराबरी है उसकी जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस वैचारिक दंगल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं रॉय हमें क्या दिखाती हैं। तो शुरू करते हैं रॉय के मूल तर्क से। उनका कहना है कि भारत में जाति और असमानता की पहेली को अगर सुलझाना है तो हमें गांधी के विशाल प्रभाव को भी देखना होगा। हाँ, जो कि बहुत बड़ा था। और साथ ही अंबेडकर की उस चुनौती को भी समझना होगा जिसे रॉय के मुताबिक ऊंची जातियों के प्रभुत्व वाले वर्ग ने काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया या शायद दबा दिया। ये एक बड़ा आरोप है। हाँ, और ये निबंध दरअसल अंबेडकर की जो कालजयी किताब है एनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश, उसकी भूमिका के तौर पर लिखा गया था, पर ये अपने आप में एक बड़ा विश्लेषण बन गया है। बिल्कुल सही कहा। और इस विश्लेषण में जो सबसे आप कह सकते हैं बुनियादी फर्क रॉय उजागर करती हैं वो है जाति व्यवस्था को लेकर दोनों का नजरिया। हाँ, गांधी जहां मानते थे कि व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को हटाकर इसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा, मतलब सिस्टम ठीक हो सकता है। हाँ, सिस्टम में सुधार हो सकता है। वहीं अंबेडकर का मानना एकदम साफ था, सामाजिक न्याय चाहिए तो इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, इसका विनाश करना होगा। विनाश मतलब एनाइलेशन। हाँ, एनाइलेशन। ये सुधार बनाम संपूर्ण क्रांति का एक गहरा मतभेद था। हाँ, और गांधी के नजरिए पर रॉय की पड़ताल देखें तो वो काफी आलोचनात्मक है। वो गांधी के जाति और अस्पृश्यता पर लिखे और कहे गए विचारों को दोबारा जांचती हैं। रॉय उनके कुछ ऐसे बयान सामने रखती हैं जिन्हें आज दलितों और यहाँ तक कि अफ्रीकी लोगों के प्रति भी आपत्तिजनक या कमतर आंकने वाला माना जा सकता है। अच्छा, ये कौन से बयान हैं? रॉय विस्तार से बताती हैं, खासकर उनके दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दिनों के लेखन का हवाला देती हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर गांधी की जो महान छवि है उसके नीचे दबा दिया जाता है, लेकिन रॉय उसे कुरेदती हैं। और सिर्फ बयान ही नहीं, मेरे ख्याल से रॉय इस बात पर भी जोर देती हैं कि गांधी ने अमली तौर पर यानी व्यवहार में मजदूरों और खासकर अस्पृश्यों को अपने अलग राजनीतिक संगठन बनाने या अपने खुद के नुमाइंदे चुनने की आजादी का समर्थन नहीं किया। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द गढ़ा, जिसका मतलब था ईश्वर की संतान। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, हाँ, है ना? लगता तो है। लेकिन रॉय का तर्क है कि ये एक तरह का पितृसत्तात्मक रवैया था जो उन्हें बराबरी का राजनीतिक दर्जा देने से कतराता था। अंबेडकर और कई दलित नेताओं ने इस शब्द को इसी नजरिए से देखा और इसे अस्वीकार भी किया था। तो हरिजन शब्द के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाया गया है कि क्या ये सच में सशक्तिकरण था या एक तरह का संरक्षणवाद जो बराबरी के अधिकार को रोकता था। हाँ, रॉय का विश्लेषण इसी दिशा में जाता है। उनके मुताबिक गांधी का दृष्टिकोण एक तरह से मौजूदा सामाजिक ढांचे को बनाए रखते हुए उसमें सुधार करने का था, जबकि अंबेडकर उस ढांचे को ही अन्यायपूर्ण मानते थे। रॉय बताती हैं कि गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, कम से कम उसके सुधरे हुए रूप के, जबकि अंबेडकर के लिए वर्ण और जाति ही समस्या की जड़ थे। अब अगर अंबेडकर की तरफ देखें तो उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग जमीन से उपजा था। हाँ, जाहिर है। उनका अपना अनुभव, एक दलित होने का अनुभव, उनके विचारों की बुनियाद था। रॉय ये साफ करती हैं कि अंबेडकर ने अपने तर्कों और लेखनी से कैसे ये साबित किया कि थोड़े बहुत सुधार वो नाकाफी हैं। बिल्कुल। उनके लिए असली लक्ष्य जाति का पूरी तरह खात्मा ही था। उनका अनुभव उन्हें बताता था कि इस व्यवस्था के भीतर रहकर न्याय पाना मुमकिन नहीं है। और उनकी सोच सिर्फ नकारने वाली नहीं थी, ये भी समझना जरूरी है,
बल्कि एक नए समाज की कल्पना भी थी। अच्छा, किस तरह के समाज की? रॉय इस बात को रेखांकित करती हैं कि अंबेडकर एक ऐसे प्रबुद्ध, रोशन ख्याल भारत का सपना देखते थे जिसमें बौद्ध धर्म के मानवीय मूल्य और यूरोपियन एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के तर्क और स्वतंत्रता जैसे बेहतरीन विचार शामिल हों। यानी मॉडर्न वैल्यूज। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ जाति का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक आधुनिक, समतावादी और तर्कसंगत समाज का नक्शा पेश कर रहे थे। अनाइलेशन ऑफ कास्ट महज एक किताब नहीं, बल्कि इसी क्रांतिकारी बदलाव का घोषणा पत्र है एक तरह से। तो एक तरफ सुधार की बात, दूसरी तरफ जड़ से उखाड़ने का आह्वान। जाहिर है टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। और एक बड़ा टकराव हुआ पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दे पर। रॉय इसका विस्तार से जिक्र करती हैं। अंबेडकर ने मांग की थी कि दलितों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अलग अधिकार मिले। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ दलित वोटर ही दलित उम्मीदवारों के लिए वोट डालते। सिर्फ दलित वोटर ही? हाँ, अंबेडकर का मानना था कि इसी तरीके से दलितों का सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है, वरना ऊंची जातियों के प्रभाव में चुने गए दलित प्रतिनिधि शायद अपने समुदाय के हितों की रक्षा ना कर पाएं। लेकिन गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल, गांधी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा और ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। हाँ, उनका ये तर्क था। उन्होंने इस मांग को रोकने के लिए पूर्णा की यरवदा जेल में आमरण अनशन तक कर दिया। ये एक बहुत ही नाटकीय और बेहद तनावपूर्ण क्षण था भारतीय इतिहास में। और फिर हुआ पूना पैक्ट। इसका क्या नतीजा निकला रॉय के अनुसार? पूना पैक्ट, जो गांधी के अनशन के दबाव में अंबेडकर को स्वीकार करना पड़ा, उसने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को खत्म कर दिया। हाँ, बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, जिसमें वोट सभी डालते थे लेकिन उम्मीदवार दलित होता था। अच्छा, जॉइंट इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन। हाँ, रॉय का तर्क है कि ये एक तरह से अंबेडकर की मूल मांग का कमजोर पड़ जाना था। गांधी अनशन के जरिए अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे और रॉय इसे एक तरह से अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों को मुख्य धारा की राजनीति द्वारा हाशिए पर धकेलने के उदाहरण के तौर पर देखती हैं। उनके अनुसार ये दिखाता है कि कैसे गांधी के नैतिक और राजनीतिक कद के सामने अंबेडकर की तर्कपूर्ण मांग को दबा दिया गया। तो रॉय का एक बड़ा दावा यह है कि अंबेडकर के विचारों को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया गया या नजरअंदाज किया गया। हाँ, ये उनके निबंध का एक केंद्रीय बिंदु है। रॉय का मानना है कि अंबेडकर की इस मौलिक चुनौती को दरकिनार करके और गांधी के सुधारवादी मॉडल को अपनाने से ऐसी नीतियां और ऐसा माहौल बना जिसने जाने अनजाने में जाति व्यवस्था की जड़ों को और सींचा। मतलब सुधारों ने असल में जड़ों को मजबूत कर दिया। हाँ, अनजाने में ही सही, पर ऐसा हुआ। जो कदम सुधारवादी दिखते थे, उन्होंने असल में पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की। इसीलिए रॉय कहती हैं कि अंबेडकर की जो क्रांतिकारी देन है, उसे भारत में और दुनिया भर में फिर से पहचाना जाना चाहिए। किस रूप में? उन्हें सिर्फ एक दलित नेता नहीं, बल्कि 20वीं सदी के एक महान मौलिक विचारक के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनकी बातें आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। अच्छा, रॉय ने अपने इस लंबे निबंध को लिखा कैसे है? मैंने सुना इसकी बनावट भी खास है। हाँ, इसकी संरचना भी दिलचस्प है वाकई। रॉय ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा, जिसका शीर्षक है द शाइनिंग पाथ, चमकता रास्ता, वो गांधी के शुरुआती जीवन, उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और उनकी राजनीतिक यात्रा पर केंद्रित है, जिसमें रॉय उनके विचारों के विकास और उनके अंदर के विरोधाभासों को देखती हैं। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है द कैक्टस ग्रोव, कांटों का झुरमुट। कैक्टस ग्रोव? हाँ, ये अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्षों, उनकी शिक्षा और जाति के जो कड़वे अनुभव थे, उनको समर्पित है। ये दिखाता है कि किन परिस्थितियों ने उनके विचारों को आकार दिया। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक का रास्ता चमकता हुआ, दूसरे का कांटों भरा। सही बात है। और तीसरा हिस्सा इन दोनों को आमने सामने लाता है। बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है द कॉन्फ्रंटेशन, टकराव। इसमें रॉय सीधे तौर पर गांधी और अंबेडकर के बीच हुए वैचारिक संघर्ष, पूना पैक्ट जैसी घटनाओं और उनके दृष्टिकोणों का गहरा विश्लेषण करती हैं। अच्छा,
ये संरचना पाठक को दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि, उनके तर्कों के आधार और फिर उनके टकराव की वजहों को समझने में मदद करती है। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं दिखाता, बल्कि उन विचारों के पीछे के इंसानों, उनके अनुभवों और उनके समय के दबावों को भी सामने लाता है। तो कुल मिला के देखें, अरुंधति रॉय का डॉक्टर और संत हमें गांधी के सुधारवादी रास्ते और अंबेडकर के जाति विनाश के क्रांतिकारी आवाहन के बीच का तीखा और गहरा वैचारिक फासला दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और रॉय का मुख्य तर्क यही है कि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। इस संघर्ष के जो नतीजे निकले, उनका असर आज भी भारतीय समाज और राजनीति में साफ महसूस होता है। निश्चित रूप से रॉय का ये निबंध इस पूरी ऐतिहासिक बहस की अहमियत को नए सिरे से उजागर करता है, खासकर आज के भारत में, जहां जाति की जटिलताएं और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष लगातार जारी हैं। हाँ, ये तो है। इस बहस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये वर्तमान पर भी एक जरूरी टिप्पणी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, किसे नायक मानते हैं और किसकी आवाज को हमने शायद अनसुना कर दिया है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर हम रॉय के इस तर्क को माने कि अंबेडकर के विचारों को, खासकर जाति के विनाश और एक प्रबुद्ध समतावादी समाज की उनकी दृष्टि को जानबूझकर या अनजाने में किनारे लगाया गया, तो आज के भारत में उन विचारों को सही मायनों में समझने और अपनाने का मतलब क्या होगा? ये महज एक एकेडमिक सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल सामाजिक बदलाव की हमारी इच्छा और संभावनाओं से सीधे जुड़ा हुआ है।